हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है रेलवे का एग्जाम लगातार हो रही है। इसको लेकर डेली बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो आज भी हम देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें तीनों सेगमेंट को कवर करेंगे हम लोग, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। कल का भी वीडियो अपलोड हो गया है ना, जाके देखिएगा। रेलवे एग्जाम्स पे कैरियर रेलवे एग्जाम पे आपका अपलोड हो गया, उसे जाके देखिए। और आज का वीडियो भी आपको मिलेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन आए। और आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उसे भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज एसोसिएटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? जूल्स लॉ, जूल्स का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स का कानून, या फिर बच्चों फराडे लॉ, फराडे का नियम, या न्यूटन्स लॉ। देखिए, तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करेंगे ताकि रिवीजन हो सके आपका। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है बच्चों? आई है आपका विद्युत। विद्युत को हम लोग बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं ना। आर क्या है? आर है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध है। आर क्या है जो हमारा प्रतिरोध है? आर क्या है? हमारा प्रतिरोध है, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। और टी क्या है? टी इज द टाइम। क्या है? टी क्या है? समय है। क्या है? समय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी जब हैलोजन जलाते होंगे, बल्ब जलाते होंगे, तो उस समय आपको गर्म हो जाता होगा, देखें। या फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप देख रहे होंगे, क्या आपके घरों में गीजर का इस्तेमाल हो रहा होगा? सुने हैं गीजर, है ना। आप यूज करेंगे टोस्टर। टोस्टर देखें, टोस्टर जो ब्रेड वेट सेकने के लिए होता है। आप देखे होंगे आयरन, जो आयरन करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक केटल देखे होंगे, केटल देखे होंगे, इलेक्ट्रिक केटल देखे होंगे। इन सब में हम लोग क्या करते हैं? इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या हो जाएगा इसमें? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो जाएगा। जूल्स लॉ का नियम हो जाएगा, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? उष्मा, यानी हीट जो जनरेट होगा, इसे उष्मा, H बराबर हीट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड अपॉन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है? देखिए, आप लोग ऑप्शन पढ़ते रहिए ताकि हम समझाते हैं। दो बॉडी, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है ना। इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है। दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं हम लोग, कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी को r मान लेते हैं। कैपिटल R दिखाया तो R दिखा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं खड़ा हूं कहीं पे, मेरे बगल में कोई और खड़ा है। मान लीजिए मेरी दोस्त चमेली खड़ी है, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। चमेली स्मॉल m है, हम कैपिटल M है। तो मेरे और चमेली के बीच में कोई आकर्षण लगेगा क्या? बाय डिफॉल्ट कुछ भी रहेगा, उन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं, ऑटो लेने के लिए खड़ा हूं, रिक्शा लेने के लिए खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई खड़ा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास ऑफ द बॉडी के। और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, अब यही से फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू होता है कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब सुनिएगा ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इंटू एक्सलेशन। तो ये इसको लिख सकते हैं जी एम एम बाय आर का स्क्वायर। क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू ऐसा मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए, स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ग्रेविटी चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण में a को, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा g से दिखाते हैं। ठीक है, a को g से, तो यहां g आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बाय आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? पहला ये डिपेंड करेगा हमारा किस पे? पहला ये डिपेंड करेगा कांस्टेंट ग्रेविटेशन g पे, कैपिटल G पे डिपेंड कर रहा है। जी का मान अगर आपसे कोई पूछ दे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, मास m, कैपिटल M पे डिपेंड करेगा सर। स्मॉल m पे डिपेंड नहीं किया क्योंकि स्मॉल m कट गया। और रेडियस पे r पे डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन यहां पे देख लीजिएगा एक बार, इसको a कर दीजिए, इसको b कर दीजिए, इसको c कर दीजिए, इसको d कर दीजिए। तो किस पे डिपेंड करेगा? a पे, b पे और d पे। एबीडी बिलियस भी सुने होंगे आप लोग, नहीं? एबीडी क्लियर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, है ना बच्चों। आई क्या हमारा? करंट है, यानी विद्युत है ये, है ना। क्यू क्या है बच्चों? हमारा चार्ज है, चार्ज को कहते हैं हम लोग आवेश। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। टी क्या है? हमारा समय है, जिसको हम लोग टाइम कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो करंट है इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। टाइम का यूनिट होता है क्या बच्चों? सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। और आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होगा? कूलम होगा। ठीक है, कूलम। कूलम मतलब COULOMB, कूलम, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या? ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज नॉन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेट जब भी लगाते हैं समय से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया भी था बच्चों आरआरबी जेई में, हम बता देते हैं क्वेश्चन को। आरआरबी जेई में क्वेश्चन आया था, जूनियर इंजीनियर वाले में क्वेश्चन आया था क्या, कि अगर 2 एम्पियर का करंट
2 मिनट के लिए किसी सर्किट से बहता है तो कितना करंट बहता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, आई बराबर होता है क्या, क्यू अपॉन टी। तो देखिए आई क्या निकालना है बच्चों, कितना चार्ज बहेगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। बच्चा यहां पे गड़बड़ी क्या करता है ना, करंट को तो 2 एम्पियर ले लेता है, लेकिन टाइम 2 मिनट दिया हुआ है, और रेट जब भी निकालते हैं किस में निकालते हैं, सेकंड में निकालते हैं, तो 2 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 गुना 60, तो 2 गुना 60 हो जाएगा, यानी 240 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। वो बच्चा 4 टिक कर देता है, 2 गुना 2, ये 4 आंसर नहीं होगा। और अरबी जेई मैं भी एग्जाम दिया था, सबसे पहला सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन मेरे वाला पेपर में यही वाला आया था, है ना, कि वहां बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन 4 दिया रहता है, 4 नहीं 240 कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, विरामावस्था में किसी पिंड में क्या हो सकता है। देखिए मैं अगर इस पेन को ऐसे उठा दूं, ये विराम पे है, रुका हुआ है, क्या होगा, छोड़िएगा नीचे गिरेगा, कपार फूट जाएगा। मान लीजिए पत्थर है, ये पत्थर है, हम इसको उठा दिए, अगर इसको छोड़िएगा क्या होगा बच्चों, माथा फूट जाएगा। तो कभी भी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में रहता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है, जिसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। 16 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होता है। देखिए दिया क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है 16 वोल्ट, और आवेश चार्ज कितना दिया हुआ बच्चों, क्यू कितना दिया हुआ है 5 कूलम, तो ले जाने में कितना कार्य किया गया, वर्क बोलेगा, तो वर्क क्या करेंगे बच्चों, v इंटू क्यू कर देंगे। तो वोल्टेज कितना है बच्चों, 16 है, और करंट कितना है 5, 16 25 80 है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 80 क्या जूल, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इन द टेबल। मेंडलीव अपने तालिका में निम्नलिखित में से किस तत्व को सही स्थान नहीं दे पाया था। देखिए पहली बात बच्चों, कुछ बातें सुनिएगा, अगर आपको कभी कहेगा मेंडलीव के बारे में, किसके बारे में कहा, मेंडलीव, मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीटी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जनक कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर मॉडर्न कहेगा तो मौजले हो जाएगा, यहीं पे अगर मॉडर्न कहता है ना, मॉडर्न पीटी के फादर कौन है, तो मॉडर्न पीटी के कौन हो जाएंगे, मौजले, कौन हो जाएगा, मौजले हो जाएंगे। दूसरा बात है क्या, इन्होंने अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों, परमाणु भार के हिसाब से आया था, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से, किसके हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा बच्चों इन्होंने इन्होंने कुछ खाली जगह भी छोड़ दिया था, ताकि इसको पता था बच्चों कि आगे चलकर जो है ना वैकेंट स्पेस, या फिर वैकेंट मतलब एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए थे। लेकिन इनका दिक्कत क्या था, इन्होंने हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं कर पाया था, है ना, क्यों नहीं कर पाया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। देखिए आप पढ़े होंगे बच्चों ऑक्टेट, के एल, देखिए पढ़े होंगे के एल एम और एन, के के पास 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मान लीजिए के एल एम एन चार लोग हैं, इन चारों को भूख लगा है, चारों पूरी खा सकता है, कितना पूरी खा सकता है, के 2 पूरी, एल 8 पूरी, एम 18 पूरी, एन 32 पूरी, या फिर कितना लिट्टी खा सकता है, कितना सब्जी खा, वही बात है ना। तो ये बच्चों 1 है, ये हमेशा 2 या 8 होना चाहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। देखिए इधर आइए, 17 किसको बोलते हैं, हेलोजन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हेलोजन को। अब देखिए फ्लोरीन का बात कीजिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तोड़िएगा 2 और 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो ये हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो गए थे कि हाइड्रोजन को वहां रखे यहां रखे, किसमें कंफ्यूज हो गए थे, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन जगह सी, और इन्हीं को बोलते हैं बच्चों क्या, खोजा कौन था, हेनरी कैवेंडिश ने, कौन खोजा था, इसको खोजा कौन था, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने इसको खोजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसी में कंफ्यूजन हो गए थे, ठीक है, लेकिन इनका पीरियोडिक टेबल नहीं चल पाया। ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या बच्चों, मॉडर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सी लेवल इज डैश एटीएम। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब डैश एटमॉस्फेयर होती है। समुद्र तल सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए हम लोग जो यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है बच्चों, बैरोमीटर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। इसमें एक कहानी और सुन लीजिए, जैसे बच्चों बैरोमीटर का रीडिंग जो है ना, बैरोमीटर का रीडिंग जो है, ऐसे समझिए, छोड़ दिए एनालॉग मत समझिए, बैरोमीटर का रीडिंग मान लीजिए ऐसे है ना, और बैरोमीटर का रीडिंग यहां पे था, और अचानक से ये गिर के नीचे आ गया, गिर गया, तो एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बैरोमीटर का रीडिंग का अचानक से गिरना, सडन फॉल, बैरोमीटर का रीडिंग से अचानक से उठना, स्लो फॉल, धीरे धीरे गिरना, स्लो फॉल, है ना। बैरोमीटर का रीडिंग स्लो राइज, धीरे धीरे ऊपर उठना। अगर बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, जिसको कहते हैं स्टॉर्म। अगर बैरोमीटर का रीडिंग नीचे धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आएगी, और बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो साफ मौसम, जिसको कहते हैं क्लियर वेदर। क्लियर है, चलिए अगला।
हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस वुड रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। किसने प्रतिपादित किया कि सामान्य ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, रॉबर्ट बॉयल्स या फिर गैलीलियो गैलीली। देखिए ये पॉसिबल तभी है, जैसे बच्चों मेरे हाथ में ये पेन है और मेरे हाथ में ये मोबाइल है, दोनों को गिरा दे साथ में तो नीचे पहले कौन आएगा? पहले मोबाइल नीचे जाएगा, क्योंकि मोबाइल का मास क्या ज्यादा है और इसका क्या है? कम है। तो लेकिन बच्चों अगर निर्वात की बात करें, एक होता है वैक्यूम। क्या होता है बच्चों? वैक्यूम होता है। मान लीजिए हम दोनों साथ साथ, आप भी कूद जाए हम भी कूद जाए, दोनों साथ में कूद जाए, वैक्यूम है। वैक्यूम उसे कहते हैं जहां पे कोई हवा नहीं रहती है, नो एयर, है ना बच्चों। जिसमें क्या होता है? नो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में ना, तो मतलब हवा नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसे जैसे ये ऐसे देखिए इस तरह से बना देंगे। अगर इसमें बच्चों आप भी कूद जाएं और हम भी कूद जाएं तो दोनों साथ साथ नीचे गिरेंगे। मुझे गिरा दीजिएगा, एक पंख को गिरा दीजिए तो पंख भी नीचे गिरेगा, आप भी नीचे गिरेगा साथ साथ, है ना, या हम भी साथ साथ गिरेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बताए थे कब? कौन बताए थे बच्चों? ये बताए थे गैलीलियो गैलीली ने। कौन बताए थे? गैलीलियो गैलीली में। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है बच्चों, आइजैक न्यूटन, बच्चों न्यूटन 3 लॉ दिए थे। कोई वस्तु तब तक गति या स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। दूसरा लॉ कहता है कोई वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एंड थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आर्किमिडीज साहब ने बच्चों बताया था कोई वस्तु किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो उसके वजन में कमी आएगी, वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के वजन के बराबर होगा। और बॉयल्स लॉ ने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर और वोल्टेज और कांस्टेंट टेम्परेचर में वोल्टेज और बोल रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, आयतन और दाब में इन्होंने रिलेशनशिप दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उतना टाइम नहीं है हर एक स्वामी, कभी बैच में पढ़िएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ा देंगे साइंस की मजा आ जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। निम्नलिखित में से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहानी है बच्चों, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बच्चों अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह के मौसम में क्या होता है? जनरेटर होता है। देखिए बच्चों हमारे बिहार में तो खूब जनरेटर का इस्तेमाल होता है, नहीं? इसमें फंसाते हैं एंगल और मारते हैं ऐसे, घुमाते 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 खूब धुआं फेंकता है। तो वो क्या होता है बच्चों? इसमें जो है ना डायनमो होता है। क्या होता है? डायनमो, है ना। और डायनमो में क्या होता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक बच्चों, मतलब यांत्रिक को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरह मोटर होता है। घर में मम्मी बोलती बेटा जाओ तो टंकी में पानी खत्म हो गया, मोटर को ऑन कर दो। तो आप जाते हैं बच्चों, स्विच को ऑन करते हैं, मोटर घूमना शुरू करता है, और घर में क्या मिल जाता है बच्चों? आपका वो। तो पहले इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह बच्चों कैंडल, मोमबत्ती देखें, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते होंगे, तो इसमें होता है केमिकल, जिसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? लाइट एंड हीट एनर्जी में। ठीक है, चलिए तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर होगा फोर्स, पावर, मोमेंटम और एनर्जी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान घटा आयतन क्या होता है? इसको दिखाते हैं रो से, है ना बच्चों। ये क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। और यही क्या बच्चों? इसी कहते हैं हम लोग घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व का फॉर्मूला है डेंसिटी, है ना। मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय। रेत का नमक के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसका ऑप्शन टाइपिंग एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the flowing has the low density and low melting point? निम्नलिखित में से किसका घनत्व और गलनांक कम होता है? अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूं किसका घनत्व और गलनांक कम होता है, हिंट करता हूं। ठीक है, हिंट सुनिएगा। जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर 11 होगा, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है ना, कट विथ नाइफ। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मतलब कट विथ नाइफ, कट विथ नाइफ, जिसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? इन किरोसिन ऑयल। क्या रखते हैं? किरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखते हैं, है ना, जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। पानी के साथ क्या करेगा बच्चों? रिएक्ट कर जाएगा। तो वो कौन है? वो है आपका अपना सोडियम। 97 डिग्री के आसपास बच्चों इसका होता है। इसलिए बच्चों देखे होंगे आप लोग अप्रोक्स, है ना, इसलिए देखे होंगे जो नमक जो है ना हमेशा गल जाता है, मौसम खराब होगा गल जाएगा, पानी पानी टाइप का बन जाता है। देखे हैं, एब्जॉर्ब भी करता है पानी को। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282 टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल इट बिलोंग्स। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? देखिए बच्चों सुनिएगा, कुछ नहीं कीजिए, ऐसा को देखकर जब जोड़ दीजिए, 2 + 8 10 2 12 12 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों इसका? 12 हो गया। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कहां है? देखिए तो मैग्नीशियम अगर देखिएगा तो यहां है मैग्नीशियम। देखिए टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, 1 2 3 ऐसे करते करते करते
करते हैं कितना 18 ग्रुप। ग्रुप किसको कहते हैं? इस वाला लाइन को ग्रुप कहते हैं, सबको ग्रुप कहते हैं, सबको ग्रुप कहते हैं। और ऐसे जो चलता है बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इस सबको हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड कितना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना। तो पीरियड 7 है, ग्रुप कितना है? 2 है। पीरियड 7 ग्रुप 2, पीरियड 7 ग्रुप 2। तो कहां आ रहा है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम आ रहा है पीरियड 3 में, पीरियड 3 में आ रहा है, ग्रुप 2 में आ रहा है। तो कह रहा है क्या बच्चों, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में संबंधित है? विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड? पीरियड कौन होगा? 3। क्या होगा? पीरियड 3 हो जाएगा। और ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रुप हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन ध्यान रखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन में जानबूझ के लाए क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। बच्चा जोड़ता है 2 8 2 12 होता है, बच्चा को लगता है क्या कि एटॉमिक नंबर पूछा है और धाए से ऑप्शन नंबर सी मार देता है। सी नहीं होगा, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है बाबू, वह पूछा है, क्या पूछा है? विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल इट बिलोंग? किस आवर्त सारणी के किस आवर्त में बिलोंग करता है? क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पे, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की संख्या पे, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक बात समझिएगा बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर बोले थे ना बच्चों अभी, किसको बोले थे? मोजले साहब को। किसको बोले थे? मोजले। क्या बोले थे? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी। ठीक है। दूसरा बच्चों, इन्होंने क्यों बोले थे? कि उन्होंने परमाणु संख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से? परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया था। अगला बच्चों, इन्होंने क्या कहा था? और इनके समय में 114 तत्व खोजे जा चुके थे, है ना। बाद में 118 4 बाद में खोजे गए थे 2016 में, है ना। तो मतलब बच्चों इनका क्या था? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। क्यों एटॉमिक नंबर सर? क्यों एटॉमिक नंबर सर? एटॉमिक नंबर इसलिए, देखिए यहाँ पे 1 है, वहां 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाए थे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। एक क्वेश्चन है बच्चों, बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स ऑफ ए स्टेयर ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर टेक जी इक्वल टू इतना। 50 kg द्रव्यमान वाला एक लड़का 45 सीढ़ियों वाले सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहाँ पे और तब सॉल्व कीजिएगा, तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हम ऐसे टाइम कम है, मतलब टाइम शॉर्ट वीडियो हम डालना चाहते हैं ताकि ज्यादा क्वेश्चन कर सके आप, है ना बच्चों। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन खुद से बनाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरा देखिएगा। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं। बोला क्या बच्चों? शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? शक्ति ज्ञात की। क्या क्या दिया हुआ है? देखिए, मास दिया हुआ है लड़का का। मास कितना है बच्चों? 50 kg वाला एक लड़का 45 सीढ़ी, सीढ़ी कितना है बच्चों? स्टेप्स कितना है? 45 सीढ़ी है। कितने सेकंड में चढ़ जाता है? 9 सेकंड में। टाइम कितना लग रहा है बच्चों इसके लिए? इसको 9 सेकंड, है ना, 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है प्रत्येक सीढ़ी का बच्चों? 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितना कार्य करेगा, जी भी दे दिया है, कितना शक्ति लगेगा। क्वेश्चन में यही नहीं पूछा बच्चों, फाइंड द पावर। तो पावर कैसे निकालते? देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। एक छोटा सा बात याद रखिएगा, जब भी वर्क में ऊंचाई आएगा, हाइट आ जाएगा, तो वहां पे लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन जी। क्या लगा देंगे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेंगे? लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, मास दिया हुआ है हमारे पास कितना? 50 दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है? अब देखिए 45 सीढ़ी को चढ़ रहा है। जैसे कि 45 सीढ़ी मतलब बच्चों, जैसे ये इस तरह से सीढ़ी है, डॉट डॉट डॉट, कितने सीढ़ी है? 45 सीढ़ी। 45 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना हो जाएगा बच्चों? 45 गुना 15। लेकिन इतना में ही नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि जी मीटर में दिया हुआ है और यहां ये सेंटीमीटर में है। हाथी चूहा का शादी नहीं हो सकता है, बिल्ली चूहा का शादी होगा तो बिलैया चूहा को खा जाएगा। क्या कभी देखें चींटी जो शादी करेगी हाथी से, तो छोटा छोटा चाय का प्याली लेके बोली लो हाथी पी लो इसको, ऐसा होगा? नहीं ना, पॉसिबल है। तो वही बात बच्चों, यहाँ पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट विद 100। ठीक है बच्चों, 45 सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी बटा 100 से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। टाइम कितना है बाबू हमारा? टाइम है 9, है ना। अब कटा दीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है सॉरी, ये 50 के बच्चों 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो 25 गुना 15, 15 25 कितना होगा? 375 वाट। 375 वाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्व पतन होता है? ऊर्ध्व पतन क्या होता है बच्चों? सब्लिमेशन। अगर ऊर्ध्व पतन का बात करेंगे
ऊर्ध्वपातन का फॉर्मूला होता है जब भी किसी सॉलिड को, किसी भी ठोस को हम लोग किस में बदल देंगे बच्चों, गैस में, है ना। ठोस को किस में बदल देंगे, गैस में, तो उसी को बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। जैसे बच्चों एक बार मैं और मेरी एक दोस्त चमेली पूजा कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, है ना। इतने में क्या बच्चों, थरिया में था क्या, थाली में था कपूर। कपूर जानते हैं बच्चों, कपूर पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, कपूर। तो हुआ क्या बच्चों, ये कैम्फर भी इसको बोलते हैं ना कैम्फर भी बोल देते हैं। और ये क्या बच्चों, आरती दिखाते दिखाते कपूर गायब हो गया, तो चमेली बोलती ओ माय गॉड, भगवान हमारे पूजा को एक्सेप्ट कर लिए, क्यों, क्योंकि कपूर तो गायब हो गया। बोले अरे नहीं चमेली, ये सॉलिड था कपूर और डायरेक्ट बन गया गैस, इसी को बोलते उद्पतन। अब कह रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्पतन से गुजर सकता है, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोरेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट। इसका हो जाएगा बच्चों एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आवरा का डावरा इज द करेक्ट आंसर। अच्छा और क्या होता है बच्चों, इसका और एग्जांपल दीजिए ना सर। फिनाइल की गोली, नेफ्थलीन बॉल, थलीन बॉल बच्चों, नेफ्थलीन बॉल। उसी तरह बच्चों और होता है कौन, ओडोनिल। देखें ओडोनिल जो हम लगाते हैं बाथरूम में, ओडोनिल भी थोड़ा में गायब हो जाता है ना। ये सब इसी का एग्जांपल। अगला क्वेश्चन देखिए। An object of mass 13 kg is moving with a uniform velocity of 5 मीटर पर सेकंड. What is the kinetic energy possessed by the object? 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के द्रव्यमान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को बच्चों, फिर खुद से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर मेरा वीडियो देखिएगा, मतलब पहले आप पॉज कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको लिखिए, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 13 kg, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो 13 kg हो गया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, विद यूनिफॉर्म कितना, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बोल रहा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्या, हाफ mv² हो जाएगा। तो हाफ मास होगा 13, वेलोसिटी 5 गुना 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 13 गुना 25/2, ये नहीं होगा बच्चों, 13 दूना 13 13, 25 10 हो गया 250, और 250 और 1300 162.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 162.5 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा बन गया ना क्वेश्चन। ठीक है, 13 दशमलव क्या होगा इसका, 5 कर दिएगा। ये क्या था जो 5 है, ये थोड़ा सा टाइप लिखने में हो गया, ठीक है। 162.5 है ना, क्योंकि 13 गुना 25 करेंगे, 5 दूनी 15, एक बच्चा हाथ में 5 और 6 है ना बच्चों, 5 6 11, 1 2 12, एक बच्चा हाथ में 3 300। फिर बच्चों इसको क्या किए थे हम लोग, इतना था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 6, हाँ ठीक है, 162 दशमलव क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक ना, यही ना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बनाई जाती है, बनाई जा सकती है, क्या कहलाती है। जो पीटना, पीटना का मतलब होता है मारना। क्या होता है बच्चों, मारना। देखिए बच्चों, हथौड़ी से मारते हैं किसी को, क्या होता है, मारना, मारेंगे, पीट पीट कर मारना, पीट पीट कर मारना, पीट पीट कर मारना। तो मौ से मारना, मारना हो जाएगा बच्चों, मारना, और मारना और शीट में बदलना, तो दोनों क्या बच्चों, मेलिबिलिटी। क्या हो जाएगा, याद रखने तरीका है बच्चों, मारना मौ से मारना, और मौ से बच्चों मेलिबिलिटी, है ना, अधातुवर्णनीय। और बच्चों एक छोटा सा ध्यान और रखिएगा, अगर बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन अभी एक बता ही देते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, तार में कन्वर्ट करना। कैसे याद रखेंगे ट्रिक इसका, इसका ट्रिक याद रखिएगा, डी से होता है डीसी करंट, और डी से डीसी करंट, डीसी करंट किस में बहेगा, तार में। तो वो डक्टिलिटी क्या होता है, तार में कन्वर्ट करना। क्लियर है, चलिए। द एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ, ग्रसनी और मुंह की परत भी डैश से ढकी होती है। मुंह के अंदर परत देखे हैं, या ग्रसनी क्या होता है, जो भोजन को बच्चों मुंह से कहां तक लेके आती है, पेट तक लेके आती है, नहीं, भोजन को मुंह से पेट तक लेके आती है। तो ये है बच्चों एसोफेगस ट्यूब, इसी को कहते हैं हम लोग क्या है बच्चों, ग्रासनली, इसी को बोलते हैं बच्चों एसोफेगस ट्यूब। क्या कहते हैं, एसोफेगस ट्यूब। ये क्या करता है, भोजन को माउथ से, कहां से बच्चों, मुंह से, माउथ से लेके आती है कहां तक, पेट तक, स्टोमक तक, है ना, पेट तक लेके आती है। और ये कौन होगा, स्क्वेमोसस एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, कोलोरेक्टल एपिथेलियम, या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, पपड़ीदार उपकला, रोमक उपकला, स्तंभकार उपकला, या ग्रंथि उपकला। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वेमोसस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। द पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध पीएच का मान क्या होगा। पीएच कैसे निकालते हैं बच्चों, हमारे पास एक होता है लिटमस पेपर, पीएच स्केल। पीएच स्केल जानते हैं क्या होता है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। कौन दिए थे, सोरेनसन ने दिए थे। अब होता क्या है, ध्यान समझिएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, इस तरह का एक लेयर है, ठीक है, और
बीच में होता है 7, इधर होता है 0 और इधर होता है 14। अगर किसी चीज का मान 7 के नीचे होगा तो वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। 7 के ऊपर कहलाएगा क्षार। ये हो गया एसिड और ये हो गया बच्चों बेस, है ना। तो 7 पे क्या होता है? ना तो एसिड ना तो बेस, ये क्या होता है? न्यूट्रल, है ना। और 0 के नजदीक जितना रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना बच्चों 14 के नजदीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 14 के आसपास इसका होता है। अगर बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का बात कीजिए या फिर बच्चों H2SO4 वगैरह का बात कीजिए तो ये सब इधर आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोला बच्चों किसका पीएच मान 7 के बराबर होगा? ये पानी का प्योर मान क्या होगा? 7 होगा। प्योर होगा, ना तो एसिड ना तो बेस होगा। तो ये था बच्चों आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। दूसरा बच्चों अगला 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, कमेंट में बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है। जैसे ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। दूसरा क्वेश्चन एक और रहेगा आपके सामने होमवर्क। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवारें डैश के कारण मोटी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बताइएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका आज का होमवर्क, किसी धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी जस्ट पता है ना, खींच खींच के जो करते हैं हम लोग, डक्टिलिटी, सोनोरस, मेलिबिलिटी और इंटरेक्टिविटी। यह भी क्वेश्चन होमवर्क है, वाईटी कमेंट में इसका भी आंसर दीजिएगा। अगला एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि रेलवे का फाउंडेशन बैच चल रहा है बच्चों। रेलवे का फाउंडेशन बैच कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है, 24 नवंबर को, है ना। और ये रेलवे के सारे एग्जाम को टारगेट कर रही है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल। एडमिशन आपका क्या अभी ओपन है ना। आप इसे क्या कीजिए बच्चों, इस बैच के साथ इनरोल कीजिए। सारे टॉप फैकल्टीज आपके सामने शामिल हैं, उनके साथ जुड़िए और अपने रेलवे में सपना, रोजगार पाने सपने को पूरा कीजिए। यहां पे देखिए एक बार ध्यान से यहां पे बच्चों आपका प्राइस है 999, लेकिन सर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपको। अगर इस बैच में आप इनरोल करते हैं तो इसके साथ साथ आपको क्या होगा, 2 अन्य बैच में बैचेस फ्री मिलेगी, मतलब कोई चार्ज उसका नहीं देना है। एक रेलवे रिवीजन बैच, इस बैच में बच्चों जो है आपको ये फ्री मिलेगा। इस बैच के लिए किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और दूसरा आपको एक और बैच फ्री मिलेगा, रेलवे प्रैक्टिस बैच, है ना। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियन और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल को लेकर दिया जाएगा। तो ये जो 999 है, ये 999 वाला जो बात है ये फ्री है, फ्री, है ना। ये फ्री किसको फ्री मिलेगा? जो इस बैच के साथ एनरोल करेगा उसको ये दोनों बैच भी फ्री मिलेगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो हमको अब बता दिए अभी, है ना। साइंस से कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट में बताइए। ऐसे और जानकारी के लिए कैरियर विल पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।